जनवरी 2009 के अंदर इन्वेंशन होता है बिटकॉइन का। आज हम खड़े हैं 2023 के अंदर। कितना कुछ बदल चुका है क्रिप्टो की दुनिया में। हो सकता है आप लोग भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जानने के लिए कि क्या अभी तक जर्नी रही है क्रिप्टो की। आज इस वीडियो के अंदर एज अ डॉक्यूमेंट्री वे आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पता लगने वाला है कि 2009 से लेकर अभी तक 2023 में कितना कुछ चेंज हो चुका है इस क्रिप्टो की दुनिया में। पूरी एक अलग दुनिया है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई, क्या क्या बदलाव आए और आपके लिए क्या क्या जानना जरूरी है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगता है इसे और लोगों को भी देखना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। 2009 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन का टर्म हम सबके सामने आया। उससे पहले पूरी दुनिया जानती नहीं थी कि क्रिप्टो क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, कुछ नहीं पता था। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 2009 के अंदर आप लोगों ने बिटकॉइन के बारे में पहली बार सुना। इंपॉर्टेंट है कि ये सामने ही क्यों आया, इन्वेंशन हुई क्यों। ऐसा बोलते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसी क्या जरूरत थी, हमें ऐसी करेंसी क्यों चाहिए थी जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। आंसर है 2008 का जो यूएस के अंदर रिसेशन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम से विश्वास ही उठ गया। क्या हुआ था आइए देखते हैं। 2008 was a tumultuous year for the economy. The housing market collapse created one financial crisis after another. हम सब जानते हैं कि लीमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था और लीमन ब्रदर का कोलैप्स एक बहुत बड़ा कोलैप्स था, मतलब एक बैंक फेल हो गया। मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। अभी आप लोग जानते हैं इंडिया के अंदर भी येस बैंक के अंदर लोगों का अकाउंट फ्रीज हो गया था, कुछ टाइम के लिए ही सही, पर लोग कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते थे। पर फिर आरबीआई आया और आरबीआई ने सब कुछ दोबारा से स्मूथ कर दिया। आप लोग पैसा निकाल सकते थे, आप अपना पैसा यूज कर सकते थे और लोग आज की डेट में भूल गए हैं बात को। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है सेफ है? अगर आप पैसा नहीं निकाल पाते तो, अगर वो पैसा फंस जाता तो, ऐसे आप जानते हैं कि कुछ बैंक्स हैं ऐसे इंडिया के अंदर भी जहां पर लोगों के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अब अगर वहां पर येस बैंक फेल हो जाता तो लोग तुरंत क्या करते, कोटक से भी पैसा निकाल लेते, आईसीआईसी से भी पैसा निकाल लेते, एक्सिस से भी पैसा निकाल लेते। वो पैसा क्यों निकालते? क्योंकि लोगों का विश्वास उठ जाता और आरबीआई ये नहीं चाहता था कि लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम से विश्वास उठे, इसलिए वहां पर उन्होंने सपोर्ट किया येस बैंक को। बट सोचिए अगर किसी का 1 करोड़ रुपया पड़ा हो, 2 करोड़ पड़ा हो, 10 करोड़ पड़ा हो और जेन्युइन में लोगों का हजारों करोड़ रुपया बैंक्स के अंदर पड़ा रहता है और लोगों को विश्वास होता है कि पैसा सेफ है। पर 2008 के अंदर ये गलत प्रूव हो गया क्योंकि यूएस के अंदर लगभग 25 बैंक, 2008 की बात कर रहे हैं हम, तो 2008 के अंदर लगभग 25 बैंक जो हैं वो फेल हो गए। पर ये बात रुकी नहीं, क्योंकि 2009 के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 140 बैंक फेल हो गए। 2008 और 2009 को हम मिला दें तो 165 बैंक फेल हो गए थे। उस टाइम पर इंडिया पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जो पैसा था, लोग बहुत ज़्यादा कैश में डील्स करते थे, तो कैश डीलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो इंडिया पर भी असर पड़ा, बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ा जितना यूएस पर पड़ा था। बट आज की डेट में वक्त अलग हो चुका है। डिमोनेटाइजेशन हम देख चुके हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया गया कि वो बैंक अकाउंट्स खुलवाएं, पैसा उसमें रखें। सो अगर आज कुछ ऐसा होता है तो फिर इंडिया इस झटके को संभाल नहीं पाएगा। पर 2008 में सोचो अगर लोगों का पैसा इन बैंक्स के अंदर पड़ा था और बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। अभी भी हम सुन रहे थे कि सिलिकॉन वैली बैंक भी कोलैप्स हो गया यूएस के अंदर, उसके बाद जो भी होगा वो आगे का देखा जाएगा। बट इंडिया के अंदर भी अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है, आपका बहुत ही कम पैसा इंश्योर्ड होता है। अगर किसी का करोड़ों रुपए पड़ा है तो भगवान मालिक है ना, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया। तो यहाँ पर कोई हो सकता है इंसान हो जिसका सच में बहुत ज़्यादा पैसा गया हो, बर्बाद हुआ हो, और बोला गया कि उस इंसान का नाम था सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने शुरुआत करी बिटकॉइन की। तो ऐसा बोल देते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ बिटकॉइन या फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बट द थिंग इज, एक इंसान है जिनका नाम एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो है, उन्हें घेर लिया गया, उनसे सवाल जवाब पूछे गए और उन्होंने बोला कि मेरा बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक इमेजिनरी नेम रख दिया गया है ये। पर यस, कॉन्सेप्ट क्या था कि करेंसी को डिसेंट्रलाइज करो जी, हमारा जो पैसा है डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई कंट्रोल नहीं करेगा, बैंक कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एक ऐसा पैसा होना चाहिए जो कंट्रोल नहीं किया जाएगा। तो बिटकॉइन की शुरुआत हुई। अब बिटकॉइन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये समझो। एक है
इसकी टेक्नोलॉजी जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब हम जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं है जो क्रिप्टो को इलीगल बोलता है। इनफैक्ट अगर आप क्रिप्टो से कोई कमाई करते हैं तो आपको 30% का टैक्स लगता है। अच्छा, ये सिमिलर टैक्स आपको तब लगता है जब आप कसिनो से या किसी लॉटरी से भी पैसा जीतते हैं। पर अब जो आपको ये पैसा लग रहा है, आप कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, इसका मतलब है कि वो इसे इलीगल नहीं बोल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कई सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स भी आज की डेट में चल रहे हैं, और वहां से भी जब लोग कमाई करते हैं तो भी 30% का ही टैक्स लगता है। अब अगर ये 30% का टीडीएस ही डिडक्ट हो जाता है तो इसे इलीगल नहीं बोलती है सरकार। पर ये जो अभी क्रिप्टो का पूरा दुनिया है, इंडिया खासकर, अभी इसे ना लीगल बोल रही है ना इलीगल बोल रही है, ग्रे एरिया के अंदर है। और दूसरा एस्पेक्ट आता है इसका करेंसी, कि इसे लेन देन के लिए यूज किया जा सकता है। अब यहां से हम कुछ और नया समझेंगे। सो जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसे किसी को पैसा दे सकते हैं या ले सकते हैं। बिटकॉइन दे सकते हैं, बिटकॉइन ले सकते हैं। तो अगर ए बी को बिटकॉइन दे देता है तो यहाँ पर ए ने बी से कुछ खरीदना होगा और काम यहाँ पे पर्पस सॉल्व हो गया। एक मैं आपको स्टार्टिंग का एक एग्जांपल देता हूँ जो बहुत अर्ली माइनर्स थे। अब माइनर्स क्या होते हैं हम उसके ऊपर आएंगे। सो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है जिन्होंने सन 2010 के अंदर 10,000 बिटकॉइन से, ये नाम आप पता नहीं कैसे प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या रहेगी, सो लैस्लो हाइनेक्स जो भी इसे बोलेंगे, मेरे को प्रोनाउंसिएशन आई मे बी रॉन्ग। सो इन्होंने 10,000 बिटकॉइन खर्च करे थे। क्या करने के लिए? 2 पापा जॉन के पिज़्ज़ा खरीदने के लिए। सो अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ही वॉज अर्ली माइनर एंड प्रोग्रामर थे ये। तो इन्होंने 10,000 बिटकॉइन से पिज़्ज़ा खरीदे। आज लगभग आप देखते हो 20 लाख से ऊपर का बिटकॉइन चल रहा है। मैं 20 लाख ही पकड़ लेता हूँ, ऑल्दो ज़्यादा प्राइस है। सो 20 लाख इंटू 10,000 कितना आ गया? आप कहोगे लगभग यार 2,000 करोड़ रुपए आ गए। तो यस, 2,000 करोड़ रुपया इंडिया के हिसाब से आज की डेट में हम लगा सकते हैं उन 2 पिज़्ज़ा की कीमत रहेगी। एनीवेज, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो अब बिटकॉइन के साथ कुछ चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे? एक तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। ऑल्दो हमारे आईएनआर का भी होता है, यूएस डॉलर्स का भी होता है, गोल्ड का भी होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता कि आज अगर गोल्ड आप देखते हो 60,000 है तो 40,000 रह जाएगा या 80,000 पहुंच जाएगा। इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है बिटकॉइन के अंदर, या क्रिप्टो के वर्ल्ड में हम आगे बात करेंगे तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्या है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है, जो बिटकॉइन है ये डिमांड और सप्लाई पे वर्क करता है। ऐसा बोला गया कि भाई बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई आएगी ये आएगी 21 मिलियन कॉइन्स। अब 21 मिलियन में से, अभी मैं माइनिंग आपको बताने ही वाला था तो मैं बता देता हूं कि 19 मिलियन कॉइन्स जो हैं वो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, ये रोटेशन में, सर्कुलेशन में आ चुके हैं। सिर्फ लगभग, और ये डेटा भी पुराना है मेरे पास जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो बता रहा हूँ मैं आपको एग्जैक्टली, लगभग 2 मिलियन जो कॉइन्स हैं ये माइन होने बाकी है। तो होता क्या, अगर किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ती चली गई और बिटकॉइन का प्राइस जीरो से, आप समझ सकते हो कि एक टाइम ऐसा था कि 50 लाख रुपए को क्रॉस कर गया था। अब इतना ज़्यादा प्राइस होने का रीज़न आपको समझ आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, बट आगे की हम बातें और समझेंगे। सो ये माइनिंग क्या होती है? अब क्या है कि यहाँ पर ए ने बी को ट्रांसफ़र किया जब बिटकॉइन, तो इसका हिसाब किसने रखा? तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ना सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एक सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता। अभी सर्वर्स का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन जो है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। आप लोगों ने बचपन में टॉरेंट यूज़ किया होगा। सो टॉरेंट में क्या होता था, आपको कोई मूवी चाहिए होती थी जो कहीं नहीं मिल रही, वो टॉरेंट पे अवेलेबल है। वो टॉरेंट कुछ नहीं था, वो भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही था, किसी के कंप्यूटर में पड़ा था और वहाँ पे सर्वर कनेक्टेड होता था इंटरनेट। मतलब सर्वर क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हो बिना मॉनिटर का कंप्यूटर को सर्वर बोल लो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब वहाँ पर किसी के सर्वर के अंदर वो फाइल पड़ी है और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वो कोई कंट्रोल एक आदमी नहीं कर रहा, सर्वर पे पड़ी हुई है। तो सर्वर पे पड़ी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप समझ रहे हो, ए ने ट्रांजैक्शन करी तो एक सर्वर ऑस्ट्रेलिया में लगा था, एक अर्जेंटीना में लगा था, एक इंडिया में लगा था, एक जापान में लगा था, एक बांग्लादेश में लगा था, और फिर पैसा इस आदमी के पास तो पहुंच गया, बिटकॉइन इस आदमी के पास पहुंच गया। बट ये जो कंप्यूटर या सर्वर्स बीच में लगे थे, ये कुछ प्रोग्रामिंग्स कर रहे थे। वो प्रोग्रामिंग करने पे ना हर सर्वर को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता था। इस प्रोसेस को माइनिंग बोलते थे या माइनिंग बोलते हैं, और जिनके सर्वर्स होते थे उन्हें माइनर्स बोलते थे। तो आपने सुना होगा कि कई सारे लोगों ने माइनिंग के लिए बहुत बड़े बड़े फार्म्स लगा दिए,
बहुत बड़े बड़े, अभी बीच में आपने सुना होगा कि ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज हो गई थी। रीज़न, लोग माइनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ये भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। Right, you've heard these terms by now: Bitcoin mining, the blockchain, Dogecoin. Cryptocurrency is having a notable impact on the world's financial markets, but it's also affecting the environment. तो ये सब आपने सुन लिया है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। ऑन दी अदर हैंड, चाइना जैसी कंट्री ने पूरी तरीके से क्रिप्टो, इनफैक्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग को बैन कर दिया अपने पूरे देश के अंदर। तो यहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर दो तरीके की कंट्रीज हो गई हैं, एक वो जो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करती हैं और एक वो जो क्रिप्टो को पूरी तरीके से बैन कर चुकी हैं। सो आप लोगों ने न्यूज़ में भी ये देखा होगा कि कई सारी कंट्रीज ने बिटकॉइन को, इनफैक्ट क्रिप्टो को मान्यता दे दी। एल सल्वाडोर जैसी कंट्री ने बिटकॉइन को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया और बोला गया कि हमारे देश में लोग बिटकॉइन से पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पर ना दो चैलेंजेस हैं बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को लेके। एक तो जो इसकी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन का जो इसका सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जब बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो, इस ट्रांजैक्शन की स्पीड का लिमिटेशन था। स्पीड का लिमिटेशन क्या था कि 1 सेकंड के अंदर 60 ट्रांजैक्शंस होती थी, जबकि वीज़ा के अंदर लगभग 1500 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होती थी, और मास्टर कार्ड के थ्रू, उनके सिस्टम के थ्रू 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती थी। तो बिटकॉइन का सिस्टम थोड़ा सा स्लो था। सो इसके बाद चैप्टर 2 की बात करते हैं। इस चैप्टर 2 में सामने आया इथीरियम। अब ये एक नया क्रिप्टो करेंसी था जो कि अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन क्यों था इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए, एक रशियन कैनेडियन प्रोग्रामर ने, जिन्हें लोग इसकी भी प्रोनाउंसिएशन यू नो बेटर देन मी प्रोबेबली, सो वाइटैलिक ब्यूटेरिन ऐसे करके एक पर्सन है जो इनकी शक्ल यहाँ पर आपको दिख रही है। सो आज की डेट में भी ये सिर्फ 29 साल के हैं, और इन्होंने शुरुआत करी इथीरियम की, एक ऐसा सिस्टम। अब इसमें अलग क्या था मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सो अगेन, जब हमने बात करी क्रिप्टो करेंसी की तो दो चीज़ें थी। एक थी टेक्नोलॉजी, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और दूसरा होता है कि इनकी करेंसी, ठीक है। सो हम दोनों की बात करते हैं। करेंसी फास्टर थी बिटकॉइन से, ये तो हो गई करेंसी की बात। ये जो टेक्नोलॉजी थी ये गेम चेंजर थी, क्योंकि इथीरियम ने बोला कि भैया आप हमारी जो एक टेक्नोलॉजी है इसे यूज़ कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। तो 2015 के अंदर एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ इथीरियम के नेम से, जिसकी टेक्नोलॉजी को आज भी इथीरियम के ऊपर, इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे टोकन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से एक गेम शुरू होती है टोकन्स की। अब ये क्या चीज़ है भाई, आप लोग भी, मैंने एक वीडियो में दिखाया था एक कॉइन बना के, डोंकी कॉइन। बेसिकली वो कॉइन टोकन है जो कि इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बन सकता है। आप लोग भी अपना टोकन बना सकते हो 5 मिनट के अंदर। और उसके बाद आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको लिस्ट करने के लिए, जो कि पॉपुलर एक्सचेंजेस है उनसे बात करनी पड़ती है। सो बहुत सारे उसमें आप कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका वो टोकन लिस्ट भी हो सकता है, और फिर लोग उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सो जैसे आप देखते हो कि प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, शेयर्स के होते हैं, बाकी अलग टोकन्स या क्रिप्टोज के होते हैं, वो आपके भी हो सकते हैं। बट यस, एक्सचेंज पे लिस्ट करना थोड़ा सा पैसा चाहिए, आप लोग कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हुआ क्या, इसे समझते हैं। इसके बाद बाहर आ गई टोकन्स की, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई भी अपना टोकन बना सकता है, और लोगों ने टोकन बनाने शुरू करे। कोई भी नाम डाल दो, आज की डेट में आई थिंक हर नेम से टोकन अवेलेबल है मार्केट में। यस, पॉपुलर एक्सचेंजेस के पास कुछ लिमिटेड टोकन्स ही लिस्ट होते हैं, बट टोकन्स लिस्ट होने शुरू हो गए, और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों ने अपने टोकन्स बनाने शुरू कर दिए। सो जब टोकन्स बहुत ज़्यादा फेमस होने शुरू हुए तो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर डॉज कॉइन प्रमोट होना शुरू हो गया। एलॉन मस्क का फेवरेट कॉइन है, बहुत बार उन्होंने ट्वीट करा और इसे बढ़ाने की भी कोशिश करी। अब कई सारे लोग ऐसा समझ रहे थे कि भैया ये पंप एंड डंप हो रहा है, एलॉन मस्क इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं,
ट्विटर आज की डेट में उनका है, तो लोग इतना ज़्यादा उन्हें सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो जब भी वो ट्वीट कर देते हैं तो उसकी वजह से कई सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि डॉज यहाँ से भागेगा और वो जाके पैसा लगाने लग जाते हैं। पर फिर कई सारे लोगों का नुकसान भी हुआ, क्योंकि डॉज कॉइन बहुत बुरी तरीके से गिरा भी है। इसी तरीके से मार्केट में और भी पॉपुलर कॉइन सामने आए, जिसमें कई सारे लोगों को रिटर्न्स भी मिले और कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। जैसे बीच में शिबा आईन्यू कॉइन भी बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया, जिसकी वैल्यू तो बहुत कम थी, पर ऐसा बोला गया कि कभी ये $1 का पहुंच जाएगा, और ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे दावे किए गए। पर अभी भी ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। कई लोगों को बीच में रिटर्न्स मिले, पर कई सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। सो टोकन्स वर हाईली रिस्की एंड हाईली वॉलेटाइल। अब टोकन वॉज ऑल्सो अ क्रिप्टो करेंसी। आप इसे डायरेक्टली बेच सकते थे, ये भी डिसेंट्रलाइज था। अब इसमें भी दो तरीके के टोकन सामने आए। एक था जो टोकन्स जिनकी लिमिटेड सप्लाई होगी, जैसे कि किसी ने बोला जी जैसे 21 मिलियन बिटकॉइन आएंगे, हमारे भी जी 21 मिलियन ही आएंगे या 10 मिलियन ही आएंगे। या फिर अनलिमिटेड सप्लाई के साथ, कि इसकी जी अनलिमिटेड सप्लाई हो सकती है। अब हर किसी ने अपने वाइट पेपर्स लॉन्च करने शुरू कर दिए, जी हमारा टोकन इस चीज़ के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, ये इशू सॉल्व करेगा, फलाने ढिमाका। इस तरीके से आपने बहुत सारे टोकन्स के बारे में सुना, और अभी भी बहुत सारे टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो कोई भी जब कोई नया टोकन लॉन्च करता है ना, तो इस प्रोसेस को, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ पर भी आ जाता है ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। सो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में लोग दावा करते हैं जी हमारा ये कॉइन खरीद लीजिए और इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा, बढ़ता भी है, कभी किसी का डूबता भी है। सो यहाँ पे क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव सीन। बट इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आता है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ तक अब लोग समझ गए थे, यहाँ से चैप्टर 3 शुरू होता है कि भाई टोकन्स की दुनिया में कुछ नया करना पड़ेगा। नया करने के लिए कुछ सुंदर सुंदर दिखाना पड़ेगा। तो सुंदर सुंदर दिखाने के लिए नया जन्म हुआ NFTs का। अब NFTs की शुरुआत कैसे हुई? दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप लोग भी इसे गूगल कर सकते हैं। आप क्रिप्टो किटीज़ के बारे में सर्च कीजिएगा। सो क्रिप्टो किटीज़ जब आप सर्च करेंगे, ये बड़ी सुंदर सी दिखने वाली आपको कैट्स दिख जाएंगी, जिन्हें डिजिटल कैट्स बोला गया। अब आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आप अलग अलग दिखने वाली जो एक किटीज़ देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल टोकन है। बट ये सारी इनके अकॉर्डिंग, इनकी जो सारी किटीज़ होती हैं, सारी कैट्स होती हैं, देखने में एक दूसरे से अलग होती हैं, और ये अपने आप में नॉन फंजेबल हैं, और ये अपने आप में एक टोकन की तरह भी काम करती हैं। तो आप इन्हें खरीद सकते हो, इन्हें बेच सकते हो, इनका प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे जैसे टोकन्स का होता है, और ये भी इथीरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर ही पूरा सिस्टम बना हुआ है। सो यहाँ से जब NFTs की शुरुआत होती है, एक बड़ा मशहूर आपने चीज़ सुनी होगी, हम डायरेक्टली उस पर आ जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि एक बीपल नाम का पर्सन है, जिनका एक्चुअल में नाम ये माइक विंकलमैन है, जिनकी एक आप कह सकते हो आर्ट वर्क $69 मिलियन में बिका। अब मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ, और जिसे खरीदा एक इंडियन ने, जिनका नाम है विघ्नेश सुंदरीशन। अब इन्होंने इनका आर्ट वर्क खरीदा 69 मिलियन का। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया था। ये बेसिकली क्या कर रहे थे, इन्होंने 5000 आर्ट वर्क्स बनाए, जिसमें इन्हें बहुत साल लग गए। रोज का एक आर्ट वर्क बनाते थे, तो ऐसा बोला गया कि इन्होंने एवरीडे एक आर्ट वर्क बनाया है, और टोटल 5000 आर्ट वर्क से इन्होंने कोलाज बनाया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो कोलाज। तो ये जो कोलाज है, इन्होंने लिस्ट किया एज एन NFT, नॉन फंजेबल टोकन, जिसके जैसा और कुछ पूरी दुनिया में नहीं है। इन्होंने खुद बनाया है, और इन्होंने लिस्ट किया था सिर्फ $100 का। अगर आज की रेट में बात की जाए और 80 रुपये का डॉलर आप पकड़ लो, तो 80 × 100 8000 होता है। बट 69 हम मिलियन की बात कर रहे हैं। 69 मिलियन को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 80 से, तो लगभग 550 करोड़ से ऊपर की फिगर आएगी। 552 करोड़ लगभग आपके सामने आएगी। इतना पैसा खर्च किया गया 8000 रुपये, जिसकी इनिशियल बिडिंग प्राइस थी। सो इनकी जो पेंटिंग थी बड़ी फेमस हुई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये एक अपने आप में डिफरेंट स्टोरी है। मैं इसके ऊपर काफ़ी टाइम ले सकता हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक टोकन आप सर्च कीजिएगा, B20 टोकन। सो ये B20 टोकन लॉन्च किया गया। शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ इसकी, इस टोकन की कहानी क्या है। तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो प्राइसिंग से इसने $20 भी क्रॉस कर दिया था। तो दो आप समझ सकते हो कि ये लगभग $2 से ये $22 प्लस हो गया था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि बीपल की जो ये पेंटिंग बिकी थी, ये 69 मिलियन, सॉरी पेंटिंग मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, ये डिजिटल आर्ट वर्क ही बोलेंगे।
सो डिजिटल आर्ट वर्क बिका था 69 मिलियन का एज एन NFT, और इसकी ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल ने दबा के पब्लिसिटी करी। The Christie's auction for digital artist Beeple, whose real name is Mike Winkleman, coming to a close a few moments ago. The final bid, David, $69 million. Oh my God. I'm so excited for this. A first TV interview with the crypto investor who bought the $69 million NFT at Christie's. And for that, we want to get right over to Robert Frank. Robert. The center of this virtual gold rush is Mike Winkleman, better known as Beeple. Like, I never thought I could sell my work like this. Then he heard about NFTs. Kind of late September, early October, people kept hitting me up, being like, oh, you gotta look at this NFT thing. 2 months later, he netted $3.5 million selling art backed by NFTs. ऑल्दो कई लोग बोलते हैं कि विघ्नेश और बीपल कनेक्टेड हैं और पैसा दिया गया नहीं दिया गया ये आपस की बात है, वैसे तो चलो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई थी बट दे वर कनेक्टेड। उसके बाद क्या हुआ कि वो सारा का सारा पैसा तब रिकवर हो गया जब ये $2 से $22 पहुंचा, और उसके बाद क्या हुआ इस B20 टोकन का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। सो क्रिप्टो की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पैसा बनाना, पैसा आप देख रहे हो जो, सो लोगों को लगा कि पैसा बनाना इज सुपर इजी, राइट। अब इसके बाद बहुत कुछ हुआ है NFTs की दुनिया में भी। आपने देखा होगा जस्टिन बीबर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पिक्चर लगाई, एक फ़ोटो लगाई, और वो फ़ोटो किसकी थी? वो एक एप की फ़ोटो थी। ये बड़ा फेमस हुआ था BAYC, ये बोर्ड एप्स यॉट क्लब करके आप पढ़ सकते हो इसे इंटरनेट में। इस तरीके की एप्स की आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी। सो ये भी अपने आप में NFTs हैं। ये कह रहे हैं जी हमारा तो सोल्ड आउट हो चुका सारा कलेक्शन जो स्टार्टिंग में हमने लॉन्च किया था। तो आप यू कैन रीड मोर अबाउट इट, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी इस तरीके की NFTs खरीद के अपने सोशल मीडिया पे लगाए और बहुत ज़्यादा NFTs को पॉपुलर कर दिया। सो NFTs की एक टाइम पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गई, और NFTs भी क्या थे? अपने आप में नॉन फंजिबल टोकन्स ही थे, इनका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता था। सो व्हाट इज आफ्टरवर्ड्स, व्हाट इज नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज Web3। अब इस Web3 टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, और Web3 क्या है? अभी जो बेसिकली आप इंटरनेट यूज़ करते हो, ऐसा बोला जाता है कि जो डिजिटल जाइंट्स हैं जैसे गूगल है, यूट्यूब है, मेटा है, मतलब फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सब कंट्रोल करते हैं। आप लोग इंटरनेट पे बेसिकली ज़्यादातर टाइम इन्हीं कंपनीज़ के साथ स्पेंड कर रहे हो। सो ये सब कुछ भी सेंट्रलाइज्ड है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने की ज़रूरत है। और इसका भी जो ये नेम है Web3 बोला जा रहा है, इसे भी 2014 में कॉइन किया गया था बाय अ को-फाउंडर ऑफ इथेरियम ओनली। सो Web3 हो सकता है इन फ्यूचर आपको बिल्कुल ही कुछ दुनिया डिफरेंट दिखे, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड हो, लोग VR पहन के सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाएँ। जैसे कि बीपल ने भी बोला गया कि हम एक वर्चुअल म्यूज़ियम बनाएंगे और उस म्यूज़ियम में आप लोग जा सकते हो, पेंटिंग्स देख सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। सो मेटा भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इनफैक्ट फेसबुक ने भी अपना खुद का एक कॉइन लॉन्च किया था, पहले उसका नाम लिब्रा था, अभी डाइम बोल दिया। सो बहुत कुछ इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। अब एक चीज़ क्या चल रही है कि इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। इसका मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ट्रेडर्स ढूंढते हैं कि वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब है पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि जनरली एक नॉर्मल दुनिया में लोग सिर्फ बाय करके पैसा कमाते हैं चीज़ों को। आप गोल्ड को खरीद लेते हो, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, आपको फ़ायदा होता है। आप रियल एस्टेट खरीद लेते हो, उसका प्राइस बढ़ जाता है, फ़ायदा होता है। बट अगर रियल एस्टेट का प्राइस कम हुआ तो क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर गोल्ड का प्राइस कम हुआ तो फ़ायदा हो सकता है। बिटकॉइन का लोग कहते हैं प्राइस कम होता है तो क्या फ़ायदा हो सकता है? द आंसर इज यस। ट्रेड करके अगर प्राइस गिरता भी है स्टिल यू कैन मेक मनी। सो ट्रेडिंग बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। अब जैसे कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ऑप्शंस और फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि लोग यूज़ करते हैं आज की डेट में दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। अब इन दी एंड कंक्लूड करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में क्रिप्टो वर्ल्ड में दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो क्रिप्टो को अपने आप में एक रेवोल्यूशन मानते हैं, उन्हें लगता है कि क्रिप्टो पूरी गेम बदल के रख देगा। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। पर वॉलेटिलिटी की वजह से कई सारे लोग
क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करके भी पैसा बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम एक नई वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। फाइनली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, सो इंडियन स्टॉक्स के लिए आप फ्री में अपना जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप लॉन्ग टर्म का अगर सोचते हैं तो आप SIPs भी शुरू कर सकते हैं। सो SIP कंपैरेटिवली सेफ ऑप्शन होता है जिसमें लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। उसके लिए भी आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट जरूर खुलवाइएगा। आज की वीडियो में हो सकता है आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या मानना है, क्रिप्टो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है या इसके अंदर आपको अभी भी कुछ लूपहोल्स दिखते हैं? व्हाटएवर यू फील लाइक प्लीज कमेंट बिलो। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इसी तरीके की वीडियोस लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।